यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस पे खड़े होकर रोज गार्डन के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके अंदर पीस डील अनाउंस किया गजा के लिए, वो पीस डील जिसमें सब कुछ है सिवाय पीस के, उसके बाद सोशल मीडिया पे, मीडिया में, हर तरफ एक ही डिस्कशन पॉइंट है एंड दैट डिस्कशन पॉइंट इज वेरी सिग्निफिकेंट। आज इस पीस डील को लेकर पूरी दुनिया के लीडर्स प्रेज कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह अमन होना चाहिए। इनफैक्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया और 20 पॉइंट एजेंडा को अप्रिशिएट किया कि अमन की तरफ जाना चाहिए, गजा की जंग खत्म होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, आज से 6 महीने पहले एग्जैक्टली जिस सीक्वेंस के अंदर मैंने प्रेडिक्ट किया था, कल मैंने वो रील आपके लिए दोबारा चलाई है और आपने देखा है कि एग्जैक्टली उसी सीक्वेंस के अंदर कहानी चली है। लेकिन अगर आपको मेरी 4-5 दिन पहले की वीडियो याद हो, मैंने आपसे 21 पॉइंट एजेंडा का जिक्र किया, लेकिन ये दुनिया के सारे लीडर्स तो 20 पॉइंट एजेंडा की बात कर रहे हैं। वो एक पॉइंट कौन सा है जो निकाल दिया गया? दैट इज सिग्निफिकेंट, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। एंड अलॉन्ग विद दैट, जब ये सारी बातें होती हैं तो बीबी फाइल्स का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है कि फाइनली नेतन्याहू ने इतने साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद, द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, उसके बाद इतनी फार राइट पॉलिसीज क्यों बनाई हैं? वो जो एक पॉइंट है जो निकाल दिया गया, वो क्यों निकाल दिया गया? और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर अप्रोर आ रहा है, ये क्या पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट करने की तरफ जा रहा है? क्या अब्राहम अकॉर्ड्स की तरफ जा रहा है? कहानी क्या होते हुए नजर आ रही है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। A quick message before we jump into the video। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने अपना एक व्हाट्सएप का चैनल बनाया है और इस चैनल को बनाने का मकसद यह है कि जो बातें मैं आपके साथ सोशल मीडिया पे शेयर करता हूं, अक्सर प्लेटफॉर्म्स वो बातें आप तक पहुंचने नहीं देते, वीडियोस डिलीट कर देते हैं, पैगाम भेज देते हैं कि इस तरह की बातें आप नहीं कर सकते, हर तरह की धमकियां आती हैं। मैं अक्सर लोगों से ये कहता हूं कि भाई, जिस उम्र में, और ये मजाक में कहता हूं, जिस उम्र में लड़कियां पीछे पड़ती हैं, उस उम्र में ज़ायनिस्ट पीछे पड़ गए। सो पॉइंट ये है कि पैगाम आप तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए व्हाट्सएप का चैनल है, फ्री है। जितना कंटेंट, जितना डेटा वहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एट द कंफर्ट ऑफ माय होम, कैजुअल, फन, आराम से आपके साथ शेयर कर सकता हूं। वो सारा कंटेंट फ्री है, आपके लिए अवेलेबल है। सो करना क्या है? व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन करना है। अब वो ज्वाइन करने के लिए मुझसे ये मत पूछना कि लिंक कहां है। लिंक बायो में भी है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, लिंक askimtanan.com पर फिक्र मूवमेंट के पेज पर भी है। जाएं, क्लिक करें, ज्वाइन करें और इस कंटेंट से फायदा उठाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि बहुत से दोस्तों ने मैसेज किया कि सर, जब आपको इतनी धमकियां आती हैं तो क्यों ना हम आपकी वीडियोस के चैनल्स बनाएं, पैगाम भी पहुंचेगा और कुछ पैसे हम भी कमा लेंगे। लेट मी मेक इट क्लियर वंस एंड फॉर ऑल, मैंने आज तक कभी किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं दी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस उठाकर आप अपने चैनल्स बना सकते हैं, बनाएं, पैसे कमा सकते हैं, कमाएं। मैं मैटर नहीं करता, पैगाम मैटर करता है। सबसे पहले बात करते हैं 21 पॉइंट से ये दुनिया 20 पॉइंट पर कैसे आई और ट्रंप की इस पीस पैक्ट में से वो कौन सा पॉइंट है जो निकाल दिया गया। अगर आप विटकॉफ की समरीज देखें तो सितंबर 27 को जो डॉक्यूमेंट शेयर किया गया, जिसका मीडिया में बड़ा वावेला था, मैंने पूरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, यहीं कहीं मौजूद होगी, देख लीजिएगा। उस वीडियो के अंदर भी मैंने 21 पॉइंट्स का जिक्र किया, लेकिन फिर 29 सितंबर को जो गुफ्तगू शुरू होती है उसमें 20 पॉइंट्स आ जाते। सो 21 पॉइंट ड्राफ्ट से 20 पॉइंट ड्राफ्ट तक पॉइंट नंबर 16 को तो बिल्कुल निकाल दिया गया है और कुछ पॉइंट्स को बदल दिया गया है। जिस पॉइंट को बिल्कुल निकाल दिया गया है, पॉइंट 16, वो कहता है कि इसराइल गजा को अपना इलाका नहीं बनाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आईडीएफ यहां से रिट्रीट बैक करेगी। लेकिन नेतन्याहू की मर्जी के ऐन मुताबिक इस पॉइंट को निकाल दिया गया है। तो सवाल बनता है कि नेतन्याहू इतनी फार राइट पॉलिसी क्यों ले रहा है? क्या मुसलमान इसको एक्सेप्ट करेंगे? मेरी नजर में ये पैक्ट बहुत डिस्कशन से गुजरेगा। इट्स नॉट गोना बी डन इन अ डे और 2 और 3 और 4, शायद इसमें महीनों के महीने लग जाएं। और अगर आप थोड़ी सी माजी में जाने की कोशिश करें, एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बो बर्लिंगम की किताब द नैक का जिक्र किया था कि जिसमें वो ये समझाता है कि दुनिया में विन विन सिचुएशन होती क्या है। विन विन सिचुएशन होती ही वो है जिसमें दोनों साइड्स का, दोनों पार्टीज का थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है। इस सारे पैक्ट के अंदर अगर आप ये 20 के 20 पॉइंट्स और जो एक एनेक्स कर दिया आपने,
उसको भी शामिल करें तो 21 पॉइंट्स में नुकसान तो सिर्फ गजा और मुसलमानों का हो रहा है। इसमें इसराइल को तो कोई नुकसान नहीं है, एयर स्ट्राइक का राइट भी आपके पास है, हमास को डीमिलिटराइज भी मुसलमान मुल्क करेंगे और गजा की रीस्टैब्लिशमेंट के लिए पैसा भी मुसलमान लगाएगा और जो बोर्ड बनेगा उसमें बैठेंगे टोनी ब्लेयर। कैन यू इमेजिन दैट? दिस इज जस्ट अ जोक गोइंग ऑन, दिस इज नॉट एन एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट्स या इस तरह के पैक्ट बनाए जाते हैं ताकि कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पर डिस्कशन आगे चले, आइसोलेशन खत्म हो, अब्राहम अकॉर्ड्स फैले। सवाल यह है कि नेतन्याहू ने यह पॉइंट क्यों निकलवाया? क्योंकि नेतन्याहू पिछले चंद सालों में बहुत ज्यादा फार राइट पोजीशन ले चुका है और उस फार राइट पोजीशन को लेने का मतलब क्या है, क्यों लिया, कहां मजबूरी है। अब इस मजबूरी को समझने के लिए आपको बीबी फाइल्स देखनी पड़ेंगी। बीबी फाइल्स एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री है कि जब दुनिया में आई तो तहलका मचा दिया, लेकिन अगर आप उसको इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करेंगे, Amazon प्राइम पर सर्च करेंगे, मिल जाएगी, लेकिन साथ ही लिखा आएगा नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री। आप यूएस की लोकेशन से करेंगे, नॉट अवेलेबल इन दैट कंट्री। आप दुनिया की मोस्ट लोकेशन से करेंगे, इट्स नॉट अवेलेबल इन एनी कंट्री। तो कहानी क्या है, आइए समझते हैं। 2024 में एक डॉक्यूमेंट्री आती है। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने वाले एलेक्स गिब्नी हैं, जो कि एक ऑस्कर विनिंग डॉक्यूमेंटेरियन है। ये डॉक्यूमेंट्री बनती है और इस डॉक्यूमेंट्री का नाम रखा जाता है बीबी फाइल्स। बीबी उर्फे आम में इसराइल के अंदर नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू के बेंजामिन के वर्ड को, नाम को समराइज करके कहा जाता है, यानी पेट नेम। बिल्कुल उसी तरह जैसे अंग्रेजों में विलियम को बिल कहा जाता है, रॉबर्ट को बॉब कहा जाता है और एंथनी को टोनी कहा जाता है। सो ये बीबी फाइल्स है। ये बीबी फाइल्स की डॉक्यूमेंट्री आती है और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सितंबर 2024 में दिखाई जाती है। दिखाने के बाद कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है, अप्रोर पूरी दुनिया में मच जाता है और ये अप्रोर मचने के बाद दुनिया के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। Amazon प्राइम भी इसको हासिल कर लेता है। इसराइल अपने मुल्क के अंदर इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर देता है और पायरेसी के थ्रू समहाउ और द अदर ये इसराइल के लोगों तक भी पहुंच जाती है। सवाल ये है कि क्यों इसराइल इस डॉक्यूमेंट्री को रोकना चाहता है? अगर आप Amazon प्राइम पर जाकर सर्च करें, आपको नहीं मिलती। जब मिलती है तो कहता है नॉट अवेलेबल इन योर लोकेशन। आप लोकेशन चेंज करते हैं, अमेरिका से सर्च करते हैं, आप किसी और मुल्क से करते हैं, आपके पास अवेलेबल नहीं है और एक और प्लेटफॉर्म आता है जोल्ट के नाम से और उसके राइट्स खरीद लेता है और उसके बाद इस फिल्म को हासिल करना मुश्किल हो जाता है। बट देयर इज अ वेबसाइट जहां पर आप $10-12 देकर पूरी फिल्म ले सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। द स्टोरी इज, कहानी ये है कि इस फिल्म में ऐसा क्या है कि बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहता कि ये फिल्म कोई देखे, क्योंकि इस फिल्म के अंदर इंटरव्यूज हैं पुलिस की रिकॉर्डिंग के, इजराइल के अंदर पुलिस की रिकॉर्डिंग के, कि जो इंटेरोगेशन हुई बेंजामिन नेतन्याहू, उसकी बेगम सारा और उनके बेटे याइर और उसके दोस्तों की। और इस इंटेरोगेशन में उन लोगों ने क्या क्लेम किया है जो केसेस हुए हैं बेंजामिन नेतन्याहू पर। उसके अंदर केस नंबर 1000, केस नंबर 2000 एंड केस नंबर 4000 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये केसेस हैं कि ब्राइबरी लेके, रिश्वत लेके दोस्तों को, बिलियनर दोस्तों को फेवर दी गई। फेवर्स के अलावा सारा को बड़ा शौक है ज्वेलरी का, तो वो जितने अमीर दोस्त हैं, बिलियनर्स हैं, उनसे मरात हासिल करने के लिए, उनको बेनिफिट्स देने के लिए उनसे ज्वेलरी मंगवाती हैं, उनसे नए नए डायमंड्स और पता नहीं क्या क्या और टिफनी के सेट्स मंगवाती हैं। कुछ पाकिस्तान जैसी सियासत लगती है, बट एनीवेज ये करप्शन के केसेस आते हैं और जैसे ही आते हैं बेंजामिन नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर इवन आपको शेल्डन एडल्सन का भी इंटरव्यू मिलता है। शेल्डन कौन है? ये दुनिया में सबसे बड़ी डोनर है ज़ायनिस्ट मूवमेंट की, कि जितना AIPAC को फंडिंग होती है सबसे ज्यादा पैसे लगाती है, $100 मिलियन। लेकिन सवाल यह है कि वो कहती है कि मैं सारा से डिसएसोसिएट होना चाहती हूं, दूर रहना चाहती हूं। डॉक्यूमेंट्री में आप उनके इंटरव्यूज देख सकते हैं कि दोस्त क्लेम करने के हमारे साथ क्या क्या हुआ। यहां तक कि जो बेटा है यायर एक ऐसा नेपो किड है कि जिसको ये सियासत में लाना चाहते हैं और अपनी डायनेस्टी बनाना चाहते हैं कि इसराइल के ऊपर हमारी हुकूमत रहे, ग्रेटर इसराइल के ऊपर हमारी हुकूमत रहे। और वो बच्चा कैसा पैरानोया का शिकार है,
you'll get to hear all of that. So सारा अपने आप को लेडी मैकबेथ समझती है, यायर अपने आप को नेपोकेट समझता है और साथ ये समझता है कि मैं एंटाइटल्ड हूं सब चीज़ों के लिए। और बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या किया? बेंजामिन नेतन्याहू ने जुडिशल रिफॉर्म्स कर दी कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अपने केसेस को अवॉइड करने की कोशिश की, लेकिन अदालत तो बार बार बुला रही है केसेस के लिए और वो हर दफा ये कहता है कि जंग चल रही, जंग के बाद जंग चल रही है, जंग के बाद 2026 में देखेंगे, फिर मैं आ जाऊंगा इंटरोगेशन के लिए। अब ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप नेतन्याहू का पॉलिटिकल करियर देखेंगे। 1984 से लेकर 1988 तक नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस के अंदर इसराइल का एम्बेसडर था। उसके बाद 1996 से लेकर 1999 तक फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बने। फिर उसके बाद 2003 से लेकर 2005 तक प्राइम मिनिस्टर था एरियल शेरॉन, और उसके साथ फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर डिग्रेड होकर लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर आ गए। उसके बाद 2009 में सेकेंड टर्म मिली। अब जब ये सेकंड टर्म मिली तो क्यों मिली? क्योंकि हवा गर्म कर दिया आपने, एक माहौल बना दिया कि ईरान के पास न्यूक्लियर आ चुका है, न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुका है, हम सब थ्रेटेंड हैं, लिहाजा इलेक्शन के अंदर हमें वोट दीजिए, और वो वोट ले गए। फिर 2019 में जो इनकी पार्टी है लिकुद पार्टी, उसको मर्ज किया गया और उसके अंदर फार राइट के ऐसी पार्टीज को इमैलगमेट किया गया कि आपकी सोच है। इसके अंदर इन्होंने ओज़्मा यहूदियत पार्टी उसको इमैलगमेट किया, जो कि पहले बैन थी एथनिक क्लेंजिंग की वजह से और रेसिज्म के इल्जामात की वजह से। रिटोरिक चेंज हो गया, अब ये पूरा रिटोरिक चेंज हो गया। अब ये कहानी आपको समझ में आ रही है? 2019 में ये सारे केसेस हुए नेतन्याहू पर। 2019 में नेतन्याहू ने अपना स्टैंस चेंज किया और फार राइट के साथ चले गए, और जब फार राइट के साथ चले गए तो उन फार राइट एक्सट्रीमिस्ट की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया। अब कहानी समझ में आ रही है क्यों हिलने नहीं देते। आज इनकी पार्टी में ये खुद कुछ भी करना चाहे, लेकिन इनकी पार्टी इनको हिलने नहीं देती, इनके कोएलिशन पार्टनर इसको हिलने नहीं देते। और उन कोएलिशन पार्टनर्स में दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला नाम है इतमार बेन गवीर, और ये बेन गवीर ओज़्मिर पार्टी से है और ये नेशनल सिक्योरिटी का मिनिस्टर है। और दूसरा है इनका फाइनेंस मिनिस्टर जो कि है बजालिल स्मोट्रिच, और ये भी इसको हिलने नहीं देता। सो आज अगर ये पॉलिसीज बनाता है जो कि एंटाई मुस्लिम है, एंटाई गजा है, एंटाई पैलेस्टीनियन है, तो उसकी वजह यह है कि ये फार राइट वाले हिलने नहीं देते, और इनके साथ के बगैर ना ये केसेस ख़त्म कर सकता है, ना ये कोई और पीस की पॉलिसी बना सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि क्या हमारे लीडर्स ने ये सब इंटरप्रेट नहीं किया था कि आज अगर ये आप पैक्ट साइन करेंगे तो उसमें इसराइल खुद इस पैक्ट पे कायम नहीं रहेगा। इनकी तो आदत रही है कि अपनी जबान से मुकर जाते हैं। 2022 के अंदर इंटरनेशनल मीडिया, इंडिपेंडेंट मीडिया पता है क्या कोट करता है? वो कोट करता है कि इसराइल के अंदर जो इस वक्त हुकूमत बनी है कोएलिशन पार्टनर्स के थ्रू, ये मोस्ट राइट विंग एवर गवर्नमेंट बनी है, और उसके नतीजे में ये चाहते क्या है? अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को और रिलीजियस ज़ायनिस्ट को आपने मौका दे दिया है कि वो हुकूमत में आ जाएं, और वो सिर्फ एक बात कहते हैं कि पीस नहीं होगा, एथनिक क्लेंजिंग होगी, ग्रेटर इसराइल बनेगा। तो आज आप जिसके साथ पैक्ट साइन करने के लिए बेकरार हैं, वो ग्रेटर इसराइल बनाने वाला है, और आप कहते हैं कि नहीं नहीं ये अपनी जबान पर कायम रहेगा। आज मुझे ये लगता है कि मुस्लिम लीडर्स इस सब कहानी को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाए। अब आखिर में बात करते हैं पाकिस्तान में जो अप्रोर आया इस सारे सिलसिले को लेकर, जब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट किया कि हम 20 पॉइंट एजेंडा के हवाले से इस अमन की कोशिश को सराहते हैं। मैं बड़ा ये पॉलिटिकल आदमी हूँ, यू ऑलरेडी नो मी। मैं कोई पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि थियो डेमोक्रेसी में सब हुक्मरानी अल्लाह की है, इंसान की, मेरे वोट की हुक्मरानी नहीं है, मेरे रब की हुक्मरानी है। और डॉक्टर इसरार का फलसफा जाके पढ़ लीजिएगा, थोड़ी सी डिविएशन मैं रखूंगा उसके साथ, लेकिन द पॉइंट इज कि उस फलसफे पर फिर कभी बात करेंगे। राइट नाउ इस वक्त चाहे प्राइम मिनिस्टर बात करें कि चाहे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आकर इसको क्लैरिफाई करें, जो कि उन्होंने ऑलरेडी किया भी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं। आई एम एक्चुअली हैप्पी ऑन दिस। आई एम हैप्पी कि जितना काम बुजुर्गों ने कर दिया है, जितना पिछले 1 साल से मैं कर रहा हूं, आज आप सड़क पर निकल जाएं और लोगों से जाकर पूछें कि क्या वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं इसराइल को, लोग कच्चा चबा जाएंगे। दिस इज द रेड लाइन फॉर दिस कंट्री। आप कोई भी पॉलिटिशियन हो,
आपको करप्शन करनी है करें, टैक्सेस बढ़ाने हैं बढ़ाएं, अपने पॉलिटिकल केसेस खत्म करने हैं खत्म करें, बट ये ना आप कर सकते हैं ना आपको कभी कोई करने देगा। एंड दैट इज द पावर दैट पीपल हैव। और उन्होंने दिखा दिया है कि चाहे कोई भी पार्टी इक्तदार में क्यों ना हो, ये रेड लाइन है, इसको तो कभी क्रॉस करने देंगे ही नहीं। ग्रेटर इसराइल तो बहुत दूर की बात है। इसराइल को ना हम पहले मानते थे, ना आज मानते हैं, ना आइंदा कभी किसी को मानने देंगे। आज तो पाकिस्तान के लीडर्स ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि हम इसराइल के साथ एंगेज न कर रहे हैं, ना करेंगे, और ना इसको तस्लीम करने की तरफ कोई भी कोशिश हो रही है। लेकिन आज नहीं तो कुछ साल बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों के बाद आप देखेंगे कि दोबारा ऐसी कोशिश आपके दर पर आएगी। तब आप कहां खड़े होंगे, सवाल ये है। तब आप के इस नाम नेहाद पॉलिटिकल ज़ायनिज्म पर गिव इन कर जाएंगे, या आपको अब्राहम अकॉर्ड्स पसंद आने लगेगा, या आपको घर में आई हुई रोटी अपने ईमान से ज्यादा अजीज होगी? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा और आपको जवाब देना पड़ेगा। हाथ से बुज़दिल के अब तलवार वापस छीन लो, हाथ से बुज़दिल के अब तलवार वापस छीन लो, शान इज्जत मर्तबा मयार वापस छीन लो, जो पड़ा रहता है जरदारों के कदमों में सदा, ऐसे सर को दी हुई दस्तार वापस छीन लो।